कोरोना आया तो सबने एक सुर में कह दिया कि किसी भी चीज़ को छुओ मत, हाथ मत लगाओ। लेकिन ऐसे में वो लोग जो देख नहीं सकते, दिव्यांग हैं, और जो छू कर ही सब कुछ समझते हैं कि क्या उनके सामने मौजूद है, उनकी निगाहें कहीं ना कहीं उनकी उंगलियों में बसती हैं। उनके लिए ये दौर कैसा है, मुश्किलों भरा है या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं और बात करते हैं कि किस तरह से जो ये दौर है वो गुजर रहा है। मेरे साथ रमेश जी हैं, रंजू जी हैं और नीरज जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही सवाल है कि टीचर हैं आप प्रोफेशन से, लॉकडाउन हुआ, फिर कोरोना आया, ऐसी बीमारी शायद पहले कभी आप लोगों ने भी नहीं देखी और महसूस की होगी। जब ये आया तो किस तरह से आप लोगों के जीवन पर असर पड़ा? सर, मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं रमेश प्रसाद सिंह, प्रवक्ता संस्कृत, दिल्ली सरकार। ये कोरोना आम लोगों के लिए तो महामारी के रूप में ही है, तो उससे दिव्यांग लोग भी वंचित नहीं रह सकते, चूँकि हम भी आम लोगों के बीच में से ही हैं। लेकिन हम लोगों के साथ कुछ विशेष परेशानी उत्पन्न हुई, क्योंकि हम लोग कहीं भी आवागमन करते हैं तो किसी न किसी का सहयोग लेकर के करते हैं। घर में भी कोई कार्य करते हैं तो किसी न किसी का सहयोग लेते हैं। लेकिन आज का ऐसा दौर आ गया है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे ये भय है कि यदि हम छू लिए तो हो सकता है कि हमें संक्रमण हो जाए। तो ये दौर जो है हम लोगों के लिए और भी अधिक परेशानी का दौर है, क्योंकि हम यदि घर से बाहर निकलते हैं और सड़क पे जाते हैं तो किसी न किसी को सड़क क्रॉस कराने के लिए हमें सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन पहले बेहिचक लोग सड़क क्रॉस करा देते थे, लेकिन आजकल उन्हें हिचकिचाहट होती है कि हम इन्हें क्रॉस कराएंगे, उस दौरान कहीं कोरोना संक्रमण तो ना हो जाए, जो हम लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण है। मैं बता दूं कि घर से इस आज 4 महीने के दौरान 5-6-7 दिन निकला हुआ हूँगा। उसमें से एक दिन मैं अपने विद्यालय में गया था। विद्यालय में शिक्षकों की मीटिंग थी, प्रिंसिपल ने बुलाया था, विद्यालय गया था। अटेंडेंस लगाने के बाद एक साथी अध्यापक जो कोरोना के पूर्व काफ़ी सहयोग करते थे, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि वो मेरा हाथ पकड़ने से हिचकिचा रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, आप यहीं बैठ जाइए, मीटिंग की सारी बातें बता दी जाएगी, ये आप क्यों वहाँ परेशान होइएगा। लेकिन ये सारी बातों इसलिए वो कह रहे थे कि हमें इनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, ना कि ऐसा नहीं कि उनको हमारे हाथ पकड़ने से इसके पूर्व कोई हिचकिचाहट थी। लेकिन फिर भी मैं किसी विद्यार्थी के सहयोग से ट्रेनिंग हॉल में गया। वहाँ पे जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी 2-3 शिक्षक ही ऐसे थे, 35 लोगों की मीटिंग थी, जो हम 3 अध्यापक ब्लाइंड हैं, तीनों का हाथ पकड़ने के लिए इच्छुक थे। पहली बात तो ये कि अनुभव क्या रहा है आपके इस 3-4 महीने के? देखिए, मेरा अनुभव तो यही है कि मैं ऐसे तो अभी तक प्रोफेशनली आप भी एक टीचर हैं? हाँ, मैं भी टीचर हूँ। मेरा नाम रंजू है और मैं सेक्टर 15 रोहिणी के स्कूल में पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस पीजीटी हूँ। और मेरा अनुभव यह है कि मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि जो कुछ मार्केटिंग का काम होता है मेरे हस्बैंड ही करते हैं ज़्यादा। और मैं क्योंकि मेरे साथ बच्चा है, तो मेरी बेटी है तो छोटी है, तो भाई 10 साल से नीचे बच्चों के लिए प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम पूरी तरह से प्रिकॉशन लेते हैं कि भाई हम इसका कोई भी इफ़ेक्ट हमारे बच्चे पे नहीं आए। सेकेंडली कि मैं 2-3 बार बीच में स्कूल गई, स्कूल में बुलाया गया था, स्कूल गई, तो स्कूल में मैं जैसा सोच कर गई थी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि शायद कोई हाथ ना पकड़े, कोई टच ना करे। और मैं बाई स्टिक भी गई थी स्कूल में, इसीलिए कि भाई मेरा स्कूल मेरे घर से मेरा डिस्टेंस बहुत कम है, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, कोई गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन स्कूल में जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि
सब लोग हाथ पकड़ने के लिए तैयार थे तब ऐसा कोई मेरे से कोई दूरी नहीं बना रहे थे, कोई परेशानी मेरे को नहीं हुई स्कूल में जाने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में तो लोग समझ रहे थे ना कि इसको अभी कोई परेशानी नहीं, लेकिन सड़क पे चलते हुए लोगों को तो नहीं पता ना कि हमारे साथ क्या परेशानी है नहीं है। तो हो सकता है कि सड़क क्रॉस करती है भाई स्ट्रिक भी हम जाए, लेकिन सड़क क्रॉस करते समय हमें परेशानी हो सकती है और लोग हमारे को पकड़ने से रोक सकते हैं। तो हमारे साथ भाई हमारे को इसके लिए खुद ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, हमारे को टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि भी बताया गया था आपको कि हम लोग कोई भी इसका अपने स्टिक वगैरह का प्रयोग करें और कहीं भी जाएं तो हम लोग कोई किसी के हेल्प तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग ग्लव्स लें और इस मास्क लगाएं तो शायद कोई पकड़ने। हमेशा अपने साथ सैनिटाइज रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते कभी ये रहें। महसूस किया कि जो आप मुझे बता रहे थे कि आसपास लोग थे पर अचानक वो सब चुप हो गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया ताकि उनको ये लगा कि देखिए ये मेरे मन की फीलिंग थी हाँ कि शायद मैं स्कूल जाऊंगी तो लोग, जैसे कि मैं पहले जाती थी तो हाय हेलो करते थे, तुरंत बोलते थे कैसी हो क्या हो, अब आ जाओ, हाथ पकड़ लेते थे। तो मेरे मन में एक डर सा था कि शायद ऐसा ही होगा अब स्कूल जाऊंगी तो। लेकिन जब अंदर गई तो ऐसा कुछ मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ था, और इन फ्यूचर का तो किसी को कुछ पता होता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। मैम एक महिला भी हैं आप, घर बार है आपका, घर के कामकाज में किस तरह से फर्क आया? देखिए घर के कामकाज में तो घर का सारा काम मैं अभी भी, मेरे साथ मेड है और पहले जब मेड आती थी तो सीधा आती थी और घर के अंदर आ जाती थी। लेकिन अब जब मेड आती है तो उसके जो चप्पल है, उसके जो कपड़े हैं वो हम लोग बाहर ऊपर ही चेंज करवाते हैं, फिर उसको पूरा सैनिटाइज़ करते हैं, उसके बाद वो हमारे घर के अंदर आती है। फिर हमारे लिए डिनर लंच सब कुछ प्रिपेयर करती है और उसके बाद फिर घर के अंदर हमारे घर को की सफाई करती है, बर्तन वॉश करती है, सब कुछ करती है। जब वो चले जाती है फिर वो जब इवनिंग में आती है तभी भी उसके साथ ऐसा ही हमें करना पड़ता है। उसमें हमारा टाइम तो 15-20 मिनट वेस्ट होता ही है, बट फिर भी जो है तो हम लोग अपने प्रिकॉशन के लिए ये सब हम उनसे करवाते हैं। उनके चप्पल बाहर से लेकर आते हैं तो हम लोग बिल्कुल अंदर नहीं आने देते, अपने चप्पल देते हैं और उनको पूरा सैनिटाइज़ करते हैं। तो ये सब हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। नीरज जी, जैसे अब मैंने बताया कि बाहर के सारे काम लगभग आप ही करते हैं, तो ऐसे में हर चीज़ को जब छू कर महसूस करके जानते थे कि ये है, ये चीज़ ये है, या फिर हम बात करें तो इस दौर में डिजिटल पेमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो वो सब चीज़ें अब कैसे हो रही हैं? उसके लिए हम बाहर मार्केट में जाते हैं अगर शॉपिंग के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हम तो जब दूसरे से टच करेंगे तभी पता चलेगा उसकी दूरी कितनी है। वो जो शॉप्स पे सर्कल्स बने रहते हैं दैट इज़ ऑफ नो यूज़, हमारे लिए उनका कोई यूज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ों में हमें काफ़ी समस्या आती है आने में जाने में। जिस तरह से इन्होंने बताया कि बाहर लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है, लोग उतना एंक्शियस नहीं रहते हैं हमें पकड़ने के लिए। उससे ज़्यादा हमें भी डर रहता है, क्योंकि हमें अपना तो पता है कि हमें नहीं है, लेकिन अगर हमें बाहर 5 लोग पकड़ते हैं तो हमें खुद एक डर रहता है कि इन 5 में से किसी को ना हो। तो हम खुद भी नहीं मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि कोई बाहर मुझे पकड़े, क्योंकि अगर ये बीमारी खुद आती है तो आने के बाद घर में आएगी, घर में वाइफ है, बच्चा है, और ये बीमारी इतनी घातक है कि आगे किसी को ना पकड़ने से, किसी का सहारा ना लेने से किस तरह के खतरे बढ़ जाते हैं आप लोग के लिए, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं? स्टिक के सहारे जब हम चलते हैं तो सड़क क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है उसी तरह का। और कई जगह जहाँ पर रास्ता हमें पता है वहाँ तो हम स्टिक के सहारे चले जाते हैं, लेकिन जहाँ हमें रास्ता नहीं पता है वहाँ हमें किसी की मदद ही लेनी होती है। तो इस तरह का, बाकी जिस तरह से हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो वो चीज़ सैनिटाइज़ है नहीं है, रिक्शा कितनी सैनिटाइज़ है, ऑटो में कितने सैनिटाइज है नहीं है, कितनी पब्लिक है नहीं है, ये सारी समस्या ट्रांसपोर्ट की काफ़ी बड़ी है। तो मतलब आसपास आपके जो लोग आपके आसपास हैं बस में या ऑटो में, अगर वो समझदार नहीं है कि वो खुद से डिस्टेंस मेंटेन कर लें, तो आप लोग के लिए, आप लोग को लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है? काफ़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए तो काफ़ी प्रिकॉशंस रखते हैं हम, अपना सैनिटाइज़र और ये सब हम यूज़ करते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना तो उसी नॉर्मल आदमी के हाथ में होता है।
इस वक्त हम एक ऐसे संस्थान, एक ऐसे एनजीओ में मौजूद हैं जहां पर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। कंप्यूटर देख पा रहे हैं, सिस्टम देख पा रहे हैं, और वो तमाम आप चीज़ें देख पा रहे हैं जिनके ज़रिए उनकी ट्रेनिंग होती है। और ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मार्च से लेकर जुलाई तक का जो इनका वक्त रहा है वो किस तरह से गुजरा है, कितना इनके लिए चैलेंजिंग रहा है, ये इनसे ही बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? जी, आप मुझे ये बताएं कि जब ये कहा गया कि किसी भी चीज़ को छूना नहीं है, क्या बदलाव आया उसके बाद? जब हमें ये पता चला कि हमें किसी भी चीज़ को छूना नहीं, तो पहले तो बात है कि हमें हमारे टीचर्स ने भी हमें इसके लिए अवेयर किया कि हमें पास में सैनिटाइज़र रखना है और मास्क लगाना है। और हम अपने ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखते हैं, यहाँ पे क्लास करते हैं अपने टीचर्स के साथ, तो हम कीबोर्ड, चेयर, टेबल सभी को सैनिटाइज़ कर देते हैं। और सैनिटाइज़र हमेशा अपने टेबल पे अपने पास रखे होते हैं और मास्क भी लगाए होते हैं। जब पहली बार सुना कि छूना नहीं है, छुएंगे तो बीमारी होने की चांसेस हैं, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? उस वक्त क्या लगा था? उस वक्त जब हमने सुना था, उस वक्त हमें काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि हमें ये हम बिना छुए किसी काम को कर नहीं सकते। तो हमें ये था कि हमें कीबोर्ड, कंप्यूटर आदि, क्योंकि इन सब से संबंधित भी बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिलते थे, तो हम सोचने लगे कि फिर हम कैसे छुएंगे, हमें तो छूना ही पड़ता है, तो किस तरीके से हमें अवेयर रहना पड़ेगा। तो डर गए आप लोगों में? हाँ, हम बहुत डर गए। उसके बाद फिर भी हमारे टीचर्स ने हमें बोला कि इसमें डरने की बात कोई नहीं है, पास में सैनिटाइज़र वगैरह रखो। और हम खुद भी कुछ दिन तक तो उन्होंने हमें काफ़ी समय तक याद दिलाते रहे, कराते रहे। अब हम इतने अवेयर भी हो चुके हैं कि हमें किसी भी चीज़ को छूने में बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं लगता। आदत में आ गए आप लोग? यस सर। ठीक है, बैठ जाइए आप। आपका नाम क्या है? विवेक नाम। विवेक नाम। तो विवेक जी, आप बाहर भी आते जाते रहे होंगे, कभी यहाँ से कहीं और जाना, तो इस पूरे रास्ते में कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते में कैसे अनुभव हुए आपके? अब जहाँ पहुँचे वहाँ कैसे अनुभव हुए? कई सारे ऐसे काम, जैसे आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, आपको पैसे देने हैं, तो उन पैसों में भी एक खतरा था। ये सारा अनुभव कैसा रहा इन 3-4 महीनों का? सर, अभी हम जहाँ पे हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि जब से कोरोना शुरू हुआ और जब से भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया, तब से हमारी संस्था की ओर से एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, वही हमारा सारा काम करते थे। लेकिन फिर भी आजकल तो हर व्यक्ति से डर लगता है, कोरोना ऐसी चीज़ है। तो फिर भी अगर मान लीजिए हमें बाहर जाना हुआ किसी काम के लिए, जैसे अब फ़ोटो खिंचवाना या फिर कोई ऐसा काम जो हमारे बिना गए हो ही नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में बहुत बच के चलना पड़ता था। ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जो कि जिससे हमें प्रॉब्लम हो, हमें कोई रोग हो जाए, ये वायरस हो जाए, इसे बहुत संभल करके चलना पड़ता था। अगर कोई हाथ भी अगर हमारा पकड़ ले तो उसमें भी डर लगता था। तो मैं तो बाहर जाते समय, अभी तो अंदर तो नहीं, लेकिन बाहर जाते समय अक्सर मैं वो ग्लव्स का यूज़ करता हूँ। ग्लव्स यूज़ करते हैं जी। कभी होता है कि बाहर गए और जैसा आदत में हो जाता है आप लोग की, कि अगर सीढ़ियाँ हैं तो उनका साइड में उनको पकड़ लिया, दीवार है तो उसको टच कर लिया, फिर एकदम से लगा कि अरे तो नहीं टच करना है, अब क्या होगा? जो पहला रिएक्शन था वो क्या था? शुरू में ये दिक्कत आती थी जब कोरोना आया था, तो उस समय तो बहुत मतलब छू लेने के बाद तो ऐसा लगता था जैसे बिजली गिर गई हमारे ऊपर। अब मैं क्या करूं, अब क्या हो सकता है? फिर तुरंत दिमाग में आता था, अरे सैनिटाइज़र है या फिर जो भी साबुन है, कम से कम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, शायद सही हो जाए, और हो भी जाता था ऐसा। तो अच्छा, पढ़ाई लिखाई में आपकी कोई बदलाव आप देख रहे हैं क्या इन सब चीज़ों के होने के बाद? रुक गई या कुछ दिन तक नहीं हो पाई, क्या बदलाव आया पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई को लेकर के तो अभी आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? स्टेनोग्राफी कर रहे हैं। जी जी। हाँ, क्या बदलाव आया? पढ़ाई लिखाई में हम लोग लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छी हमारी क्लास होती थी, और जब से लॉकडाउन लगा तो
कम से कम 20 दिन 1 महीने तो हमारे क्लास को रोकना पड़ा था। उसके बाद फिर हमारी ऑनलाइन क्लास हुई, तो ये सब बहुत सारे बदलाव हुए। ऑनलाइन क्लास के बाद फिर जब से ये अनलॉक का सिस्टम आया, फिर हम लोग वापस उसी स्थिति में आ गए। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं हमारे पढ़ाई लिखाई में। आगे जो आपके एग्ज़ाम होने हैं उन सब के लिए कैसे क्या करेंगे? अभी तो मतलब नई जगह अगर जाना होता है तो कैसा होगा? सर, अगर नई जगह जाना होगा तो अब जाना भी है, क्योंकि अब तो यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। 29 तारीख को यहाँ से जाना भी है हमें। चूँकि हमें बिहार भी जाना है, तो बिहार में मैंने सुना है कि लॉकडाउन है पूरी तरह से। जैसा कि घर से भी मेरे खबर आई अभी कल, अचानक शाम में खबर आई कि गाड़ियाँ भी नहीं चल रही है। ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा या तो यहाँ के मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, या फिर हमें दिल्ली में अगर कोई जगह मिल जाती है, रूम वगैरह, या फिर कोई ऐसा हॉस्टल जहाँ पे कोई रह कर के तैयारी कराई जाती हो, तो फिर वो व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ठीक है। आप ये बताओ, आप ये बताओ कि कितना बदलाव आया? पहला तो सवाल यही है सबसे। सर, बदलाव तो बहुत आ गया, क्योंकि मतलब पहले जो हमारी क्लासेस थी तो वो हमारे बहुत अच्छे ढंग से चलती थी। उसके बाद जब हमारी क्लासेस मतलब होनी बंद हो गई थी, तो हमें थोड़ी, हमारा जो परफॉर्मेंस था थोड़ा सा लो हुआ था। लेकिन हमारे खैर भगवान की दया से हमें इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं कि उन्होंने हमें फिर से उसी लेवल पे ला दिया। तो अब हम मतलब अच्छा कर ले रहे हैं। और बदलाव तो यह है कि अब तो मतलब पूरी दुनिया का एकदम ऐसा लगे जैसे तहस नहस हो गया है। लेकिन हमें तो इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग शुरू से मतलब जब से ये लॉकडाउन लगा था, हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिल गया था कि हमें कहीं भी न आना जाना है, न किसी से मिलना है। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें किसी से कांटेक्ट करना है तो हम फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हैं, और वैसे हम किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा नॉर्मली आप लोग कितने दिनों में घर जाते थे अपने, और अभी क्या वो बंद सा हो गया? एक तरह से आप लोग एक ही जगह रह गए हैं, ये भी लग रहा है? हाँ, ऐसा तो फील हो रहा है, क्योंकि मतलब हमारी तो आदत है 6 महीने पे एक न एक बार घर जाने की। तो अब तो जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दरअसल बात है कि मैं एकदम टोटली ब्लाइंड हूँ। और हम जाएंगे तो कम से कम हमें 10 लोगों से टच तो होना पड़ेगा। जैसे ऐसे होता है कि अब हमें किसी न किसी से हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से मतलब कोरोना होने के सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है। और जैसे कि ये भी सुनने में आ रहा है कि कोरोना के सिम्टम्स तो आजकल पता भी नहीं चल पा रहे किसको है किसको नहीं है, जब तक जांच नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से कहीं नई जगह जाने के लिए तो थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा। तो अभी हमारा टेस्ट ख़त्म होने वाला है, जैसे विवेक भैया ने बताया, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कहीं दिल्ली में ही जगह मिल जाए जहाँ हम सेटल हो जाए। तो घर नहीं जा पाएंगे? मतलब नहीं, घर तो नहीं जा पाएंगे। घर कहाँ है? घर मेरा यूपी में है, आजमगढ़। मेरा नाम प्रशांत रंजन वर्मा, मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, जब ये घोषणा होगी कि कुछ भी छूना नहीं, ये जो कोविड का दौर है, ऐसे में जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए कितना मुश्किल है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये बहुत मुश्किल दौर है, और टच के बिना ब्लाइंड पर्सन का काम नहीं चल सकता। कोई भी टेक्नोलॉजी इसमें मदद नहीं कर सकती। तो ब्लाइंड पर्सन को सबसे ज़्यादा रिस्क फील हो रहा है इन दिनों की कोरोना वायरस होने का। और जहाँ तक है वो कोशिश कर रहे हैं कि घरों में रहें, लेकिन जब भी उनको एजुकेशन या अपने काम के लिए बाहर जाना होगा या कभी कभी जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी फील हो रही है। और साथ ही साथ ब्लाइंड पर्सन को कई बार असिस्टेंस लेनी ही पड़ती है, वॉलंटियर्स की मदद रोड क्रॉस करने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उसमें भी एक अजीब सी अब एक सिचुएशन आ गई है कि दूसरे लोग भी ब्लाइंड पर्सन को कैसे आप कह सकते हैं कि भरोसा करें, और ब्लाइंड पर्सन कैसे करें, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ें, साथ चलें। ये सब तो एक्चुअली अभी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं है इस वक्त ब्लाइंड पर्सन के पास। किस तरह से चीज़ें सफ़र कर रही हैं, आजकल जो इनसे जुड़ी जो प्रोग्राम्स हों, ऑपरेशंस हों, तो जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं इस कैटेगरी में भी, हाँ जी, लाइफ किस तरह से चल रही है? हाँ जी, एक्चुअली ब्लाइंड पर्सन लोगों का डिसेबिलिटी का पॉवर्टी से बहुत क्लोज कनेक्शन है हमेशा ही। तो ऐसे में इनके लिए जो ज़्यादातर जो काम होते हैं वो चैरिटी मनी या डोनेशन से होते हैं। और इन दिनों
डोनेशन वगैरह ग्रांट वगैरह बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है कॉरपोरेट से, गवर्नमेंट से, इंडिविजुअल से। तो इस तरह से उनकी सारी जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल एक तरह से रुकी पड़ी है। जो लोग छोटे छोटे रोज़गार कर रहे थे वो भी ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे, और काफ़ी हद तक मतलब अभी डिपेंडेंट हालात में हैं दूसरे लोगों के मदद के भरोसे। कुछ हद तक बस जस्ट समझिए कि सरवाइव कर रहे हैं इस वक्त। सर कौन से लोग थे, कैसे लोग थे जो डोनेट करते थे और किस तरह से मतलब पैसे मिलते थे और अब नहीं मिल रहे हैं इस समय? जैसे हमारी संस्था है तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं अपने CSR प्रोजेक्ट के थ्रू एक अच्छा अमाउंट देती थी, जैसे उनके एजुकेशन के लिए, उनके एकोमोडेशन, खाने पीने के लिए। तो उनमें से काफ़ी कुछ अब नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनीज़ भी काफ़ी बंद रही हैं और काफ़ी नुकसान में हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी कई ग्रांट्स देती थी, वो भी काफ़ी टाइम से अब रुका पड़ा है हमारे केस में तो। और छोटे छोटे बिजनेसमैन कह लीजिए या कई लोग आ करके हमारे यहाँ पे ब्लाइंड बच्चों के लिए कई सारी चीज़ें, सामान या उनके लिए खाना पीना सब कंट्रीब्यूट करते थे, तो वो भी सब इस वक्त सब कुछ रुका पड़ा है। ये भी लोगों ने जो डोनेशन का फोकस रखा है वो भी कहीं ना कहीं पीएम केयर फंड या बाकी चीज़ों में शिफ्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त सारा जो है आप कहते हैं, हम कहने लगे हैं कि हम ब्लाइंड लोग कि हम अब लाइन में सबसे लास्ट में हैं। हमारे बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई सोच नहीं रहा। सबसे पहले तो कोरोना के बारे में सोचा जा रहा है और उससे रिलेटेड जो कुछ भी रिलीफ वर्क वगैरह करना है उसके बारे में सोचा जा रहा है। सारा पैसा वहीं जा रहा है, तो वो जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन जो डिसेबल व्यक्ति है वो भी कोरोना के वजह से ही समस्या में है। तो इस काम को भी उसी तरह से देखा जाना चाहिए कि कोरोना से बचाव करने के लिए, मदद करने के लिए ब्लाइंड लोगों की भी मदद करने की ज़रूरत है। मेरे साथ जवाहरलाल कौल जी हैं, 78 साल की उम्र है और इन्होंने बहुत सारा काम किया है दिव्यांगों के लिए, खासकर जो लोग देख नहीं सकते, और इनके कामों के लिए ही इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उन्हें पढ़ाना, लिखाना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना और सरकारी नौकरी तक पहुंचाना। सर पहला सवाल तो आपसे यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके संपर्क में होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, उनके माँ बाप होंगे जो शायद अच्छे बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं। उनके जीवन में जब ये कहा गया कि भाई किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, क्या बदलाव आपने महसूस किए? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। बहुत से लोगों को कहा गया और रोज़ कहा जाता है, लेकिन इन लोगों के जिनको दिखाई नहीं देता, हाथ लगाए बिना कोई भी काम नहीं चल सकता। क्योंकि अगर वो सीढ़ी चढ़ेंगे तब भी उन्हें हाथ पकड़ के ही जाना पड़ेगा, सीढ़ी को पकड़ के जाना पड़ेगा। दरवाजे को खोलेंगे तब भी सीढ़ी को पकड़, बस वो सिर्फ इतना ही प्रिकॉशन ले सकते हैं कि भाई जब इस तरह का काम किया उसके बाद सैनिटाइज़र से अपने हाथ धो लिए या पानी से हाथ धो लिए, यही कर सकते हैं। बदलाव सर मैं अगर बात करूं कि आने जाने में, पढ़ाई लिखाई में या फिर किसी और जगह किसी से मिलने जाने में, इन सब चीज़ों में मतलब जो सोशली जो काम करते थे उनमें क्या क्या दिक्कतें आने लगेगी या कौन से काम रुक गए इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में या फिर एपिडेमिक पीरियड में? देखिए, जहाँ तक सवाल है कामों के रुकने का, वो तो बहुत कुछ रुका है। अगर आप स्कूलों की बात देखें, हमारे दृष्टिबाधित लोगों के स्कूलों की बात देखें तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और वो ब्रेल तो ऑनलाइन कर नहीं सकते, मैथमेटिक्स ऑनलाइन कर नहीं सकते, तो उनके लिए तो सचमुच में बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन किया क्या जा सकता है? जो प्रॉब्लम है उसको तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे हमें भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक NGOs का सवाल है, NGOs को तो और भी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जब लॉकडाउन रहा तो लॉकडाउन के दौरान कोई भी बाहर नहीं निकलता था और कोई भी हमारे यहाँ नहीं आता था। और ऐसे हालात में आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब डोनर ही नहीं आएगा तो हमारे पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, ये बड़ा मुद्दा रहा कि जो NGOs हैं इस तरह के, वो खासकर डोनेशन पर काम करते हैं। लेकिन जैसा कि सर बता रहे हैं कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में डोनर यहाँ पर आए नहीं तो पैसा नहीं आया। सर अगर हम मोटा मोटी बात करें तो पहले कितना अमाउंट आप लोग को मिलता था और अभी क्या हालात हैं? मैं तो पिछले 2 महीनों की बात कर सकता हूँ जो मैंने देखा है, अप्रैल और मई का।
उसमें पहले साल में 14.5 लाख रुपए आया था और इस पीरियड में अब सिर्फ 4 लाख से कम पैसा आया है। तो ये इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं लगभग 1/3 अमाउंट रह गया, जो कि खर्च सर्विसेज वैसी ही रही, सर्विसेज कहीं नहीं कम हुई। उधर से सरकार का भी ये रहा कि जो किसी को हटाना नहीं, किसी को निकालना नहीं और पैसा पूरा देना है। तो वो आफ्टर ऑल कैसे होगा? अब आप हमारे ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस को ही देखें, अगर कोई किताब खरीदेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं, तो आफ्टर ऑल कैसे चलेगा? पिछले 3.5-4 महीने से हम बिना पैसे के ही इसको चला रहे हैं। मतलब बिना पैसे के मेरा मतलब ये है, कुछ नहीं रहा, जा ही रहा है, तनख्वाहें जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है, तो वो खर्चा हो ही रहा है। तो मतलब ये वो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर जो देख नहीं सकते उनके लिए और उनकी किताबें या मैगजीन या फिर टेक्स्ट की प्रिंटिंग होती थी। और इस ब्रेल प्रेस के लिए भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 2 बार अवार्ड मिला है, 2009 में भी और 2013 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राष्ट्रपति जी से। तो वो ब्रेल प्रेस है जिससे हम देश भर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। लेकिन अब समस्या ये हो गई, पोस्ट ऑफिस ही अगर काम नहीं करेगा, सिर्फ इसी मंडे से शुरू हुआ है पोस्ट ऑफिस में काम, तब अब तक लगातार कोई काम नहीं हो रहा। कहीं भेज नहीं पा रहे थे? नहीं भेज पा रहे थे। लोग टेक्स्ट बुक्स चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, लेकिन हम भेज नहीं सकते, जब किताब तो इसी से डाक से ही जाएगी। सर कितना काम था पहले नॉर्मल दिनों में और वो अभी क्या रह गया है? देखिए, नॉर्मल दिनों में अगर आप ब्रेल प्रेस की बात करते हैं तो नॉर्मल दिनों में लगभग 5 लाख 6 लाख पेजेस हम करते थे आसानी से। हाँ, रोज़ का नहीं, रोज़ का नहीं, सॉरी, रोज़ का नहीं, 1 महीने में। लेकिन अब काम हो ही नहीं रहा, काम ऑर्डर ही नहीं है। ऑर्डर ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? तो अब हम इस वक्त सिर्फ यूपी का कोर्स तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको ज़रूरत होगी आगे चलकर, हमें उम्मीद है कि वो लेंगे। सर 2 सवाल हैं आखिर में चलते चलते। एक तो सवाल ये है कि सोशली क्या चेंजेस देखे आपने? ऐसा लगता है डोनर आने बंद हो गए। उसके अलावा जब बाहर जाते हैं, आप खुद मॉडल टाउन से यहाँ तक आते हैं, किस तरह से वो जो रास्ते का सफ़र है वो तय होता है बिना किसी की मदद के? मदद लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, वो बात तो नहीं रही है जो पहले थी। जैसे रेड लाइट पर हम खड़े हों और कोई भी आके हाथ पकड़ लेता था और पार करा देता था। अब सोशल डिस्टेंसिंग का समस्या है तो उसकी वजह से वो भी हिचकता है, कहीं मेरे कोई ना चिपक जाए कोरोना। तो ये एक समस्या तो आई है। रही बात मेरे जाने आने की, मैं तो 2 व्हीलर पर आता हूँ, 2 व्हीलर पर जाता हूँ। तो हाँ, मैं तो यहाँ पर एक एम्प्लॉई है, उसके साथ वो हमारे घर में ही रहता है और उसी के साथ जाता हूँ। सर फिर एक और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि सरकार के स्तर पर कुछ तैयारी आपने देखी अपने वर्ग के लोगों के लिए? जैसे बहुत सारी एपिडेमिक के लिए, चाहे बीमारी के लिए बात करें हम, चाहे लॉकडाउन की बात करें, चाहे अनलॉक की बात करें, बहुत सारी तैयारियां हुई सरकारी स्तर पर ताकि लोग इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन आप लोगों के लिए क्या ऐसा कुछ भी इंतज़ाम, ऐसा कुछ भी कोई प्रोग्राम सेंसिटाइजेशन का ऐसा कुछ चलाया गया? कुछ देखा आपने? मैंने तो देखो, सच्चाई यही है कि मैंने नहीं देखा। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि देखिए, अगर आप उन लोगों को देखें जिनको हमने रिहेबिलिटेट किया था दुकानें चलाने के लिए, या जो हॉकर थे, नेत्रहीन काफ़ी हॉकर भी थे, या जो संगीत का काम करते थे, जैसे जगराता हुआ या और पार्टीज़ में जाते थे, वो तो टोटली बेकार हो गए, बेरोज़गार हो गए। उनके लिए कौन सी मदद है? उनके लिए कोई मदद नहीं है, कहीं से भी मदद नहीं है। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनकी मदद कर सके। थोड़ा बहुत तो हमने किया है, लेकिन बहुत कम। वो तो होना क्या चाहिए सर? मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के लिए तो कम से कम कुछ निश्चित अमाउंट हर महीने में दिया जाना चाहिए, जिनकी रोज़ी रोटी ही छिन गई। भाई वो किसके आगे हाथ फैलाते रहे? तो जवाहरलाल कौल जी हैं, बात यही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल दौर है खासकर इन लोगों के लिए, और ना सिर्फ सोशली बल्कि फिनेंशियली भी
क्योंकि जो भी डोनर पहले आते थे, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई छोटे मोटे लोग हों, उनका आना बंद हो गया है, मतलब पैसे का आना बंद हो गया है। तो एक ये भी समस्या है। बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे और दिव्यांग लोगों का भी ख्याल रखने के लिए अब कोई नीति योजना कोरोना के हिसाब से सामने आनी चाहिए।